हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज इससे पहले हमने स्टार्ट किया है कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं और उनके उपक्रम क्या होते हैं। तो हमने निजी क्षेत्र पढ़ लिया, उसके उपक्रम भी पढ़ लिए सारे, और फिर हमने स्टार्ट किया था सार्वजनिक क्षेत्र। उसके हमने इससे पहली वीडियो में सार्वजनिक क्षेत्र का मीनिंग पढ़ लिया कि क्या अर्थ होता है, और उसका हमने पहला उपक्रम विभागीय उपक्रम डिस्कस कर लिया। ठीक है, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे वैधानिक यानी सार्वजनिक निगम क्या होता है। इसका अभिप्राय ऐसे सार्वजनिक उपक्रम से है जिसकी स्थापना संसद या विधानसभा के विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है। यानी ये जो वैधानिक निगम होता है, इसको सरकार के किसी अधिनियम यानी कोई एक्ट बना होता है, उसके द्वारा ही इसको स्थापित किया जा सकता है। उसमें जो भी नियम होते हैं, जो भी अधिकार वगैरह होते हैं, उन्हें फॉलो करना होता है। उस एक्ट के बिना ये शुरू नहीं किया जा सकता। यानी जो भी एक्ट होगा, जो भी अधिनियम होता है, उसके द्वारा ही यानी उसके थ्रू ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं हम। उसके बाहर हम इसको शुरू नहीं कर सकते। उस अधिनियम को मानना ही मानना पड़ता है, उसके विरुद्ध हम यानी उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे LIC होता है, भारतीय जीवन बीमा निगम। LIC में क्या होता है कि ये बिना सरकार की अनुमति के स्टार्ट नहीं किया जा सकता, और ये किसी एक अधिनियम के द्वारा ही शुरू होता है, एक एक्ट के थ्रू ही शुरू होता है। उस एक्ट में जो भी बातें लिखी होती हैं, जो भी नियम होते हैं, इन्हें फॉलो करना होता है। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक है ना, तो RBI ये एक एक्ट के थ्रू ही बना होता है। ठीक है, तो समझ आ गया ना क्या होता है वैधानिक सार्वजनिक निगम। क्या होता है कि ये एक अधिनियम के द्वारा बना होता है, एक संसद या विधानसभा या जो सरकार होता है, उसके द्वारा एक अधिनियम बना होता है। उस अधिनियम के थ्रू ही इसको शुरू कर सकते हैं हम। उस अधिनियम के बाहर हम नहीं जा सकते, उस अधिनियम के खिलाफ हम जाकर कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे भारत में कौन कौन से होते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं निगम जो इस वैधानिक सार्वजनिक निगम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इनका जो सार्वजनिक निगम होते हैं, जो ये वैधानिक निगम होते हैं, इनका अस्तित्व, वैधानिक अस्तित्व जो होता है वो अलग होता है, यानी पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। ये मतलब अपने नाम में संपत्ति यानी कुछ भी खरीद सकते हैं। जो दूसरे जो लोग होते हैं, यानी जो दूसरी फर्म के लोग होते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट भी कर सकते हैं ये, और उन पर मुकदमा भी कर सकते हैं, यानी केस भी कर सकते हैं। कोई अगर फ्रॉड हो जाए तो ये केस कर सकते हैं, इन पर भी मुकदमा किया जा सकता है। यानी जो मेंबर्स होते हैं, इन पर भी मुकदमा किया जा सकता है। इनकी संपूर्ण पूंजी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। यानी इनमें जो पूंजी लगी होती है, जो पैसा लगा होता है इसमें, वो पूरा पैसा सरकार के द्वारा ही होता है। ठीक है, यानी सरकार उसके मालिक होते हैं, स्वामित्व होते हैं। लेकिन इन्हें जनता से उधार लेने का अधिकार भी होता है कि ये इसको स्टार्ट करने के लिए जनता से उधार ले सकते हैं, शेयर्स वगैरह यानी अंश वगैरह निर्गमित कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो कर्मचारी जो काम कर रहे होते हैं, इसके अंदर जो भी लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो सरकारी नहीं कहलाते। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा, विभागीय उपक्रम में जो कर्मचारी होते हैं वो सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं कि हाँ वो सरकारी जॉब कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो कर्मचारी होते हैं वो सरकारी नहीं कहलाते। ठीक है, समझ आ गया ना क्या क्या होता है। एक तो इनका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, यानी पृथक वैधानिक अस्तित्व का मतलब क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं इस फर्म में और जो ये फर्म होती है, दोनों का पहचान, दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग होती है। यानी कि जो मेंबर्स होते हैं अगर वो फ्रॉड करते हैं तो वो फ्रॉड कंपनी पर नहीं माना जाएगा। यानी केस होता है अगर मेंबर्स पर, तो वो केस मेंबर्स यानी कंपनी पर नहीं होगा। और अगर कंपनी कोई फ्रॉड करती है और उस पर अगर कोई केस करता है तो वो केस मेंबर्स पर नहीं होगा, सिर्फ कंपनी पर ही होगा। ठीक है, समझ आ गया ना क्या होगा। तो अगर कोई केस मेंबर्स पे करता है तो मेंबर्स उन लोगों पे केस कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, क्योंकि वो कंपनी में नहीं आएगा, कंपनी में कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और ये शुरू कैसे किया जाता है, एक अधिनियम के थ्रू शुरू किया जाता है। उस अधिनियम यानी उस एक्ट के बाहर जाकर हम कोई काम नहीं कर सकते। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। पहला है स्थापना यानी शुरू करना। इनकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है। बताया था ना कि इसको शुरू करने के लिए हमें एक अधिनियम यानी एक एक्ट मानना पड़ता है। उस एक्ट के बाहर जाकर हम कोई काम नहीं कर सकते। हमें जो भी एक्ट है उसमें जो भी लिखा होगा, जो भी नियम लिखे होंगे, उन सारे नियम को फॉलो करना ही होता है। ठीक है, स्वामित्व यानी जो अधिकार होता है, जो मालिक होते हैं। निगम पूर्णतः सरकार के स्वामित्व में होता है, यानी जो ये वैधानिक निगम है पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में होता है। सरकार इसमें पूरी तरह से अपना इंटरफेयर दिखाती है, यानी पूरा इंटरेस्ट दिखाती है। सरकार इनके मालिक होते हैं। ठीक है, संचालन में स्वतंत्रता। सार्वजनिक निगमों के संचालन में किसी तरह का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, मालिक तो होते हैं ये, ठीक है, बनाते हैं, पूंजी लगाते हैं, लेकिन इसको चलाने में, इसको मैनेज करने में
जो बाकी लोग होते हैं वो इसको मैनेज करते हैं। उसमें सरकार अपना हस्तक्षेप नहीं दिखा सकती है कि आप मतलब ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर रहे हो, इन लोगों का क्यों ले रहे हो या फिर इन लोगों की एलआईसी क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं बोल सकती है। भले ही सरकार इसका मालिक होती है लेकिन ये संचालन यानी मैनेज खुद करते हैं, ठीक है? क्योंकि एक्ट में जो भी लिखा होता है ये वो सारे काम कर सकते हैं, ठीक है? अब पढ़ेंगे हम लाभ कि इसको स्टार्ट करने से क्या लाभ होता है। शीघ्र निर्णय, अनावश्यक औपचारिकताओं व अधिक नियम न होने के कारण निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं। यानी देखो जब ये स्टार्ट करते हैं तो ये एक्ट जो होता है, जो अधिनियम होता है उसमें जो भी नियम लिखे होते हैं पहले पढ़ लेते हैं, तो उसी के हिसाब से ये काम करते हैं। तो इन्हें निर्णय लेने में यानी कोई भी डिसीजन लेना है तो जल्दी ले लेते हैं, ठीक है? लाल फीताशाही देखो एक वर्ड आएगा आपकी बुक में, देखिए लाल फीताशाही का इन्हें नहीं फॉलो करना होता है। इसका मतलब क्या है, सख्त नियमों का पालन नहीं करते हैं, ज़्यादा सख्त नियम नहीं होते हैं। यानी जब ये स्टार्ट करते हैं इन्हें एक अधिनियम मानना होता है, एक एक्ट होता है उसके थ्रू इसको स्टार्ट करना होता है। इसके बाहर ये काम नहीं कर सकते हैं, तो ये उसके हिसाब से ही काम करते हैं। सरकार इन्हें नहीं बोल सकती कि आप ये क्यों कर रहे हो या फिर ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो एक्ट ही यानी वो अधिनियम ही सरकार ने बनाया होता है। तो इन्होंने सख्त नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है इन्हें, ठीक है? यानी ज़्यादा औपचारिकता यानी ज़्यादा भागा-दौड़ी वगैरह नहीं करनी पड़ती सरकारी कार्यालयों में, इसलिए इन्हें शीघ्र निर्णय लेने में आसानी होती है। दूसरा है संचालन में स्वतंत्रता, कि मतलब वही कि इसको चलाने में स्वतंत्रता यानी ईज़ी होता है, आसान होता है, ठीक है? सार्वजनिक नियमों के संचालन में किसी तरह का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। इसका मतलब ही वही हुआ कि ये अपनी उस अधिनियम के हिसाब से काम करते हैं, सरकार इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं दिखाती है, ठीक है? कि वो जो एक्ट है, जो अधिनियम है, उन सारे नियमों को ये मानते हैं और काम करते हैं, तो इन्हें आसानी रहती है उस फर्म को चलाने में। समाज सेवा का उद्देश्य, इनका उद्देश्य क्या होता है? समाज सेवा करना, क्योंकि सरकारी उपक्रम है तो इनका पहला उद्देश्य समाज सेवा होता है। अब पढ़ेंगे हम हानियाँ कि इनकी क्या-क्या हानियाँ होती हैं, कि अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला है प्रतियोगिता की कमी, यानी प्रतियोगिता भावना की कमी, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, समाज सेवा है। यानी जो सरकारी उपक्रम होते हैं इनका पहला उद्देश्य समाज सेवा होता है कि सरकार जनता की किस तरह सेवा ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, इसलिए इनमें प्रतियोगिता की भावना में कमी होती है। जैसे मान लो आप कोई काम कर रहे हो और आपको पता है कि उस काम को ख़त्म करने के बाद जो भी फ़ायदा हो पूरा फ़ायदा आपको मिलेगा, तो आप प्रतियोगिता रखोगे ना, मोटिवेशन रहोगे, एकदम कॉम्पिटिशन करोगे कि हाँ मैं उससे आगे जाऊँ, मैं उससे आगे जाऊँ। लेकिन इसमें क्या होता है कि उद्देश्य ही सेवा करना है, ज़्यादा लाभ कमाना नहीं, सेवा करना है, कि जनता की सेवा करना है। जितना भी कमाओगे वो सारा पैसा आपको सेवा में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इनमें ज़्यादा मोटिवेशन की भावना नहीं होती, ज़्यादा प्रतियोगिता यानी कॉम्पिटिशन की भावना नहीं होती है कि हमें उसके साथ कॉम्पिटिशन करना है। क्योंकि इन्हें पता है कि इनका उद्देश्य ही सेवा करना है, चाहे वो जैसे भी करे, ठीक है? दूसरा क्या है, सेवा उद्देश्य को अनदेखा करना। सदस्य अपनी शक्तियों का उपयोग सामाजिक हित में कम और व्यक्तिगत हित में अधिक करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इनका उद्देश्य सेवा करना होता है, लेकिन इस फर्म में जो व्यक्ति लगे होते हैं उनके पास शक्तियाँ यानी पावर्स होती हैं, पूरी सरकार उन्हें पूरी पावर्स दे देती है, वो जैसे चाहे इसको चला सकते हैं फर्म को। तो वो क्या करते हैं कि शक्तियाँ उनके हाथों में होती हैं और उनको सैलरी तो मिल ही रही होती है, तो वो क्या करते हैं कि वो सामाजिक हित के में कम से कम मतलब कम इंटरेस्ट दिखाते हैं और समाज सेवा कम करते हैं और अपने व्यक्तिगत हित में अधिक रुचि लेते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना पर्सनल पैसा कैसे बढ़ा सकते हैं, वो ये ज़्यादा सोचते हैं। तो सेवा उद्देश्य को अनदेखा कर देते हैं, तो ये हमें लॉस होता है इसको स्टार्ट करने से, ठीक है? उपयोगिता यानी कहाँ-कहाँ उपयोगी रहता है शुरू करना, जहाँ अधिक मात्रा में पूँजी की आवश्यकता हो, मतलब कि अगर इसको स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा पैसा सरकार लगाती है। जहाँ सार्वजनिक हित सर्वोपरि हो, यानी जहाँ सरकार का नियंत्रण ज़रूरी हो, जैसे अगर निजी क्षेत्र कहीं खुला हुआ है और वो जनता को सेवा नहीं दे रहा है, यानी माल भी बहुत महँगी दर पे बेच रहा है, तो वहाँ सब कहेंगे ना कि सरकारी यहाँ पे सरकारी उपक्रम खोला जाए ताकि अच्छी क्वालिटी का माल सस्ती दर पे मिल सके। तो वहाँ सरकारी उपक्रम खोले जाते हैं, ठीक है? वहाँ ये उपयोगी रहता है। हमने 2 पढ़ लिए, पहला विभागीय उपक्रम और ये दूसरा वैधानिक निगम। तो हम तीसरा है लास्ट, सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी क्या होता है? देखो हम ये इससे पहले वीडियोज़ और चैप्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है। अभी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है सार्वजनिक कंपनी। देखो सार्वजनिक कंपनी क्या होता है? सरकारी कंपनी का अभिप्राय जहाँ पूँजी का 51% हिस्सा सरकार का हो और 49% जनता का हो। यानी एक ऐसी फर्म होती है जहाँ 100% पूँजी में से 51% सरकार का होता है और 49% जनता का होता है। तो इसमें से मालिक कौन माना जाएगा? सरकार, क्योंकि इसमें 2% सरकार का हिस्सा ज़्यादा है। बोलते हैं ना कि जहाँ जिसका हिस्सा ज़्यादा होता है वो उसकी ज़्यादा बातें चलती हैं, उसकी ज़्यादा मतलब नियम माने जाते हैं, है ना? तो वो मालिक कहलाता है। तो 51% सरकार का होता है, इसलिए सरकार यहाँ की मालिक होती है। सरकार की कुछ बातें होती हैं जो इन्हें फ़ॉलो करनी पड़ती हैं।
ये कंपनी पूंजी के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है, यानी जो 49% है उसमें जनता का होता है कि मतलब जो पूंजी चाहिए ना, पैसा चाहिए इसको शुरू करने के लिए, ये पूंजी के लिए कंपनी जनता को आमंत्रित कर सकती है, यानी शेयर्स वगैरह इशू कर सकती है। ठीक है। और सरकारी कंपनी स्टार्ट करने में कम से कम 7 लोग चाहिए होते हैं, और अधिक से अधिक में कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी आप रख सकते हो। ठीक है। अब उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे हम क्या होती हैं। पहली है स्थापना यानी शुरू करना। इनकी स्थापना निजी क्षेत्र की भांति भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 के प्रावधानों के अनुसार होती है। यानी जो निजी कंपनियां होती हैं वो भी 1956 या फिर 2013 के अधिनियम के तहत शुरू की जाती हैं, और जो सार्वजनिक कंपनी होती हैं यानी सरकारी कंपनी भी इसी अधिनियम के तहत शुरू की जाती है। ठीक है। और इसमें जो भी नियम लिखे होते हैं वो मान्य होते हैं। स्वामित्व यानी कितना हक किसका होता है। 51% पूंजी के मालिक सरकार होते हैं। ठीक है। और 49% जनता होती है। पृथक वैधानिक अस्तित्व का मतलब क्या होता है, जो उनकी आइडेंटिटी है मेंबर्स की और उस कंपनी की, वो अलग अलग होती है। लिखा है ना, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। ये अपने नाम पर संपत्ति खरीद सकते हैं, मुकदमा भी कर सकते हैं। यानी मान लो इन मेंबर्स पर किसी ने अगर केस कर दिया तो ये भी उन पर केस कर सकते हैं, इन्हें किसी से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होती है। या फिर मान लो कंपनी पर किसी ने केस कर दिया है तो वो भी उस दूसरी फर्म के खिलाफ केस कर सकते हैं, इन्हें किसी से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होती है। पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है इनका, यानी कंपनी अलग है और उसमें जो काम कर रहे मेंबर्स वो अलग होते हैं, दोनों एक नहीं माने जाते हैं। अगर कंपनी पे केस होता है तो मेंबर्स पे केस नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी पहचान अलग है। अगर केस मेंबर्स पे हो रहा है, मेंबर्स ने कोई फ्रॉड किया है, तो सिर्फ मेंबर्स ही फंसेंगे, कंपनी नहीं फंसती है, क्योंकि उनकी अस्तित्व जो है पहचान अलग अलग होती है। ठीक है। फोर्थ क्या है, वित्त व्यवस्था, यानी पैसों की व्यवस्था कौन करता है। ये कंपनी सरकार व जनता दोनों से वित्त प्राप्त कर सकती है। यानी सरकार कितना पैसा देती है, 51%, और बाकी 49% हम जनता से ले सकते हैं, शेयर्स यानी अंश जारी कर कर। ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके लाभ कि इसको स्टार्ट करने में हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहला है संचालन में स्वतंत्र, यानी वो उसको शुरू करने में, उसको मैनेज करने में आसानी, स्वतंत्रता होती है। सरकारी हस्तक्षेप अधिक न होने के कारण सरकारी कंपनियां अपनी गतिविधियों का संचालन स्वतंत्रतापूर्वक कर सकती हैं। यानी इसमें सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है, निजी लोग उसमें लगे होते हैं कुछ, क्योंकि 49% जनता होती है उसमें जो पूंजी लगाती है, तो उसमें जो लोग उसमें पूंजी लगा रहे हैं वो बाहर से आते हैं, जनता के लोग होते हैं जो उसको मैनेज करते हैं, संचालन करते हैं। उनको तो सरकार उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं चलाती है, मतलब अपना इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं दिखाती है, इसलिए इन्हें चलाने में ईजी होता है। जो गतिविधियाँ होती हैं, जो भी कार्य होते हैं इस कंपनी में, उन सबको करने में इन्हें आसानी होती है। ठीक है। दूसरा है वित्त व्यवस्था, यानी पैसा लगाना, कहाँ से पैसा आ रहा है। ये वित्तीय आवश्यकता के लिए जनता से ऋण ले सकते हैं या अंश जारी कर सकते हैं। यानी इन्हें एक फ़ायदा होता है कंपनी को, सरकारी कंपनी को, कि अगर इन्हें पैसों की कमी पड़ रही है या फिर पूंजी की कमी पड़ रही है तो ये उस पूंजी के लिए सरकार जनता को आमंत्रित कर सकते, जनता को अपनी कंपनी में बुला सकते हैं। ठीक है। अब हमने इसके फ़ायदे पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे हानियाँ यानी सीमाएँ, कि इसको शुरू करने में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सार्वजनिक जवाबदेही का डर। सरकारी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। संसद में आलोचना के डर से इनके उच्च प्रबंधक जोखिम वाला निर्णय नहीं लेते। इसका मतलब क्या हुआ देखो, सार्वजनिक जवाबदेही का डर, यानी जो सरकारी कंपनियां होती हैं इन्हें साल में एक बार अपने सारे वार्षिक रिपोर्ट वगैरह दिखानी पड़ती हैं, अपनी कंपनी सारी रिपोर्ट दिखानी पड़ती हैं, और इन डर होता है कि अगर हम रिपोर्ट दिखाएंगे और कुछ गलत हो गया तो डांटेंगे, गुस्सा करेंगे या फिर हम पे आलोचना करेंगे, तो उस डर से क्या करते हैं, जोखिम वाला काम जो होता है, जो मुश्किल वाले काम होते हैं वो नहीं लेते हैं, इसी डर से कि अगर कुछ गलत हो गया तो जो सरकार है वो हम पे गुस्सा करेगी, हमारी आलोचना करेगी, इसी डर से ये जोखिम वाले काम नहीं उठाते हैं। इसलिए कहा है सार्वजनिक जवाबदेही का डर, यानी सरकार को जवाब देने के डर से ही ये जोखिम वाले काम नहीं लेते हैं जल्दी। ठीक है। दूसरा है पेशेवर कुशलता की कमी। कंपनी के व्यवसाय को चलाने के लिए पेशेवर कुशलता की आवश्यकता होती है। प्रायः यह कुशलता सरकार द्वारा मनोनीत संचालकों में नहीं होती है। यानी इसका मतलब ये है कि कंपनी को चलाने के लिए एक अच्छे ज्ञानी लोगों की ज़रूरत है, जो बिज़नेस के बारे में बहुत अच्छे से जानते हों। लेकिन सरकार कुछ ऐसे लोगों को चुन लेती है जिनमें ये कुशलता नहीं होती है। सरकार के द्वारा जो मनोनीत संचालक होते हैं, जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, उनमें इतना ज्ञान नहीं होता है कि बिज़नेस को कैसे चलाया जाए, तो पेशेवर कुशलता की कमी होती है। ठीक है। पेशेवर यानी प्रोफेशनल, जो बहुत अच्छे ज्ञानी होते हैं, ट्रेंड होते हैं, एकदम ट्रेनिंग वगैरह लिए होते हैं, वो इसमें नहीं होते हैं लोग, सरकार उन्हें नहीं चुन पाती है, और
इसलिए पेशेवर कुशलता की कमी आ जाती है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा क्या होता है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। अब देखो, जो हमने उपक्रम पढ़े कि ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम, सरकारी कंपनी, इसके बारे में हमने अभी तक जितना पढ़ा आपको आई होप समझ आ गया होगा, लेकिन आपको अब और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में अच्छे से समझाती हूँ, आपको इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होते हैं। देखो, विभागीय उपक्रम पढ़ा था हमने, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इससे पहले वीडियोज़ में। देखो, मैं थोड़ा और अच्छे से लास्ट में क्लियर कर देती हूँ। इसकी स्थापना सरकार द्वारा एक सरकारी विभाग के रूप में होती है, यानी इसको शुरू करना सरकारी विभाग के रूप में, इसको सरकारी विभाग के रूप में जाना जाता है और इसकी स्थापना भी सरकार ही करती है। इस पर पूर्ण स्वामित्व सरकार का होता है, यानी पूरा हक सरकार का होता है, पूरा जो उसमें स्वामित्व जो मालिक होता है सरकार ही होता है। इसका प्रबंध मंत्रालय द्वारा होता है, यानी किसी राज्य में एक मंत्री चुना जाता है। सरकार जो भी विभाग स्टार्ट करती है उस विभाग का एक मंत्री चुनती है और वो उसका प्रबंध यानी उसका मैनेजमेंट वगैरह सब उस मंत्री के द्वारा होता है। सभी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं, यानी जो उसमें जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं, यानी सरकारी जॉब कर रहे हैं ये कहलाते हैं। पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होते, यानी उनकी पहचान अलग अलग नहीं होती कि मान लो अगर उस फॉर्म पे कोई केस होता है तो उस मेंबर्स पर भी होगा, दोनों अलग नहीं माने जाते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे डाक तार विभाग या जो चिट्ठी वगैरह होती है, भारतीय रेलवे आदि, तो समझे होंगे ना, अलग अलग विभाग माने जाते हैं। जैसे भारतीय रेलवे का अलग मंत्री होता है, डाक तार विभाग का अलग मंत्री होता है, शिक्षा विभाग अलग होता है, तो ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, दूसरा है पढ़ा था हमने सार्वजनिक निगम, पब्लिक कॉर्पोरेशन। इसमें क्या पढ़ा था, संसद या राज्य विधानसभा के विशेष अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। हमने पढ़ा था ना कि एक स्पेशल एक्ट बना होता है, एक विशेष अधिनियम बना होता है जिसके द्वारा इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बिना हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। उसमें जो भी नियम लिखे होते हैं, जो भी दायित्व लिखे होते हैं, जो भी अधिकार होते हैं, उन सबको मानना होता है। ठीक है, तो हम उस अधिनियम के बिना इसको शुरू नहीं कर सकते हैं। एक विशेष अधिनियम के द्वारा ही इसकी स्थापना होती है। इस पर पूरा सरकारी स्वामित्व होता है, इस पर भी जो स्वामित्व होता है, जो मालिक होता है, सरकार होता है। सरकार द्वारा मनोनीत संचालकों द्वारा, यानी इसका प्रबंध कौन करता है, जो सरकार के द्वारा कोई व्यक्ति चुना जाता है जो उसको मैनेज करता है फर्म को। ठीक है, यानी सरकार द्वारा मनोनीत संचालकों द्वारा इनका प्रबंध होता है। स्टाफ यानी कर्मचारी जो उस फर्म में काम कर रहे होते हैं, सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। जैसे इसमें पढ़ा था ना कि विभागीय उपक्रम में क्या होता है, जो सभी कर्मचारी होते हैं, जो स्टाफ होता है वो सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं, लेकिन इसमें जो स्टाफ होता है वो सरकारी कर्मचारी नहीं कहलाते। ठीक है, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, यानी इनकी पहचान अलग अलग होती है। जो उस फर्म में काम कर रहे होते हैं मेंबर्स, व्यक्ति, उनकी पहचान अलग होती है और फर्म की पहचान अलग होती है कि अगर फर्म पे कोई केस होता है तो सिर्फ फर्म पर ही केस होगा, फर्म ही उसकी जिम्मेदार होगी, मेंबर्स नहीं होंगे। और अगर मेंबर्स पे केस होता है तो सिर्फ मेंबर्स ही जिम्मेदार होंगे, फर्म नहीं होगी। ठीक है, जैसे एल आई सी जैसे बीमा वगैरह करवाते हैं हम, वो उसमें सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण होता है। उसमें जो लोग काम कर रहे होते हैं सारे लोग सरकारी कर्मचारी नहीं कहलाते। आरबीआई, ठीक है, बैंक है, इसमें भी जो कुछ लोग होते हैं जो सरकारी कहलाते हैं, लेकिन बाकी सारे कर्मचारी सरकारी नहीं कहलाते हैं। ठीक है, और पूरा अधिकार सरकार का होता है, तो सारी पूंजी सरकार ही लगाती है। ठीक है, अब तीसरा पढ़ा था हमने सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार होता है, यानी जो अधिनियम 1956 है, 2013 भी है एक, उसके थ्रू भी हो सकता है और 1956 के अनुसार होता है। ठीक है, इसमें कम से कम 51% सरकारी स्वामित्व होता है, यानी इसमें जो पूंजी लगाता है 51% सरकार लगाती है, बाकी बचा 49% जनता लगाती है। ठीक है, निजी व्यक्ति संचालक हो सकते हैं, क्योंकि देखो 49% जनता इसमें पूंजी लगा रही है, तो जो मैनेज करते हैं इस कंपनी को वो निजी व्यक्ति भी हो सकते हैं, यानी बाहर के जो लोग होते हैं जनता के, वो भी हो सकते हैं। स्टाफ यानी जो कर्मचारी होते हैं वो सरकारी कर्मचारी श्रेणी में नहीं आते हैं। जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें जो काम कर रहे लोग हैं वो सारे सरकारी लोग नहीं कहलाते हैं। पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, वही जैसे इसमें था कि इनकी पहचान अलग अलग होती है। ठीक है, कि मतलब अगर कंपनी पे केस हो रहा है तो मेंबर्स पर नहीं होगा, और अगर मेंबर्स पे हो रहा है तो कंपनी पर नहीं होगा। ठीक है, तो और इसमें कम से कम 7 लोग चाहिए होते हैं शुरू करने के लिए इस कंपनी को, और अधिक से अधिक कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये अलग अलग कंपनियाँ हैं। देखो, एक तो ये है कि ना सरकारी कंपनी जब स्टार्ट करती है ना, अपने नाम के अंत में लिमिटेड लगाना उसको ज़रूरी होता है, जैसे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ऐसे। तो आप देखो, अगर आपके पेपर में, आपके एग्ज़ाम में यह आ जाए कि इन तीनों विभागों में 2-2 अंतर लिखो या 3-3 या 4-4,
तो आप लिख सकते हो। जैसे मैंने पॉइंट वाइज़ लिखा हुआ है, जैसे पहले में लिखा हुआ है इसकी स्थापना के बारे में, इसमें भी स्थापना और इसमें भी। इसी तरह मैंने सबको मैच किया हुआ है, 6-6 पॉइंट हैं, आप लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको समझ आ गया कि निजी क्षेत्र क्या होते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं। इसमें एक और था मिश्रित क्षेत्र क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा निजी क्षेत्र क्या होते हैं, जिसमें निजी लोगों का हक होता है, निजी लोगों का स्वामित्व होता है। फिर पढ़ा हमने सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं, जिसमें सरकार का पूरी तरह से हक होता है, सरकार का पूरी तरह से स्वामित्व होता है, ठीक है। यह है मिश्रित क्षेत्र को, मिश्रित यानी मिक्स, नाम से पता चल रहा है मिक्स, तो मतलब इसमें निजी भी होते हैं और सरकारी भी। इसका अभिप्राय व्यावसायिक उस क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों साझेदार होते हैं। यानी जो इसके मालिक हैं वो निजी क्षेत्र भी, निजी लोग भी होते हैं और सरकारी लोग भी होते हैं। जैसे पूंजी का बँटवारा मान लो 26% सरकार का है और 25% निजी लोगों का है और 49% जनता का है, ठीक है। तो मिश्रित क्षेत्र मान लो अगर आ गया, सिर्फ डेफिनेशन पूछेंगे कि उसका अर्थ क्या होता है, इससे ज़्यादा आपके पेपर में नहीं आएगा। तो आप ये मत सोचना कि इसकी विशेषताएँ नहीं कराई हैं आपने या लाभ-हानि वगैरह नहीं कराया, क्योंकि इसका सिर्फ अगर आएगा तो सिर्फ इसका अर्थ पूछे जाएंगे और कुछ नहीं। तो आप बता देना कि उस व्यवसाय को मिश्रित क्षेत्र कहते हैं जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के साझेदार होते हैं, दोनों के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं आगे जितनी वीडियोज़ बनाऊँ आपको वो ईज़िली मिल सकें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या फिर फीडबैक देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।